धनी लोग पुरानी मोटरसाइकिल से चलते और कम पैसे वाले पैदल। लालू राज में सीवान जिले का विकास यही था। वर्ष 2004 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कई जगह खास ऑपरेशन किए थे जो मीडिया की सुर्खियां बन गए थे। इसके बाद उनके खिलाफ कई मुकदमे चले और धीरे धीरे सत्ता का यह साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। 2004 लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले कोर्ट के ऑर्डर के बाद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें सिवान जेल में रखा गया था। जेल से भी उनकी राजनीति वैसे ही चलती रही। कुछ दिनों बाद ही शहाबुद्दीन मेडिकल के नाम पर खुद को अस्पताल में शिफ्ट करवा लिया और वहीं से चुनाव लड़ा। अस्पताल में एक पूरा वार्ड शहाबुद्दीन को दिया गया था। वो यहीं अपने नेताओं से मिलते, चुनाव की रणनीति बनाते। वार्ड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहती। ऐसा लगता अस्पताल नहीं शहाबुद्दीन का ऑफिस हो। चुनाव के कुछ दिन पहले कोर्ट के आदेश के एक बार फिर शहाबुद्दीन को जेल लौटना पड़ा। 2004 के चुनाव हुए। शहाबुद्दीन पर 500 से ज्यादा बूथ लूटने के आरोप लगे। उस सीट पर एक बार फिर चुनाव करवाया गया। जेडीयू के ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने उन्हें कड़ी टक्कर दी, लेकिन दूसरी बार भी जीत शहाबुद्दीन को ही मिली। चुनाव जीतने के बाद तो वहां पर शहाबुद्दीन का कहर ऐसा बरपा कि कई जेडीयू कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो गईं। चुनाव में तो शहाबुद्दीन जीत चुके थे, लेकिन यहां से उनके बुरे वक्त की शुरुआत हो गई थी। जब 2005 में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आई तो शहाबुद्दीन के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता गया। शहाबुद्दीन पर एक के बाद एक मामलों पर सजा सुनाई जा रही थी। इसी दौरान एक बार पुलिस शहाबुद्दीन के पुश्तैनी घर में छापेमारी करने पहुंची तो उनके घर से कई पाकिस्तानी हथियार, एक 47 सेना के नाइट विजन डिवाइस बरामद हुए। इस घटना ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। सिवान के डॉन का आतंक की चर्चा अब पूरे देश में थी। 2005 में शहाबुद्दीन दिल्ली संसद सत्र में हिस्सा लेने आए हुए थे। बिहार पुलिस ने उन्हें दिल्ली से ही गिरफ्तार कर लिया। हत्या, अपहरण, बमबारी, अवैध हथियार रखने और जबरन वसूली करने जैसे कई मामले शहाबुद्दीन पर दर्ज हो चुके थे। इसका घमंड कम नहीं हुआ। इसने जेलर को धमकी दी कि तुमको तरपा तरपा के मारेंगे। सुनवाई पर इसका वकील जज को भी धमकी दे आता था। इसके आदमी जेल के लोगों को धमकाते रहते। 2007 में कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में तोड़फोड़ करने के आरोप में इसको 2 साल की सजा हुई। वहीं शुक्ला मर्डर केस में शहाबुद्दीन को दोषी पाया गया और सिर्फ एक गवाह था इस मामले का। उसने बड़ी हिम्मत दिखाई, किसी तरह बच बच कर रहा था और इस अपराधी को जेल भिजवाया। 2007 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एक और मुन्ना मर्डर केस में विटनेस राजकुमार शर्मा ने कुछ यूं बयान दिया था कि मैं अपने दोस्त मुन्ना के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। तभी शहाबुद्दीन और उसके आदमी कारों से आए और हम पर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली टायर में लगी और हम लोग गिर गए। तब शहाबुद्दीन ने मुन्ना के पैर में गोली मार दी और उसे घसीट के ले जाने लगा। बाद में पता चला कि मुन्ना को मारकर एक चिमनी में फेंक दिया गया था। तब तक लालू राजनीति से बाहर हो चुके थे, पर इसकी शक्ति कम नहीं हुई थी। कोई इसके खिलाफ खड़ा होने की भी नहीं सोचता था। 1997 में जेएनयू से एक छात्र नेता चंद्रशेखर गए थे नई राजनीति करने। उनको जान से मार दिया गया। 2009 में कोर्ट ने इस बाहुबली नेता के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी। शहाबुद्दीन ने अपनी पत्नी हिना शहाब को चुनाव लड़वाया, लेकिन हिना को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 2014 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन दूसरी बार भी वो नहीं जीत पाई और हिना को हराकर ओम प्रकाश सांसद बने। अब बिहार की राजनीति में ये बहुत पीछे चला गया, पर सीवान में नहीं। वहां पर जेल से ही इसके फैसले सुनाए जाते। कहते हैं कि जेल इसके लिए बस नाम भर की थी। सारे इंतजाम रहते। जब कोई हत्या हो जाती तो जेल में रेड पड़ती। एक अफसर के मुताबिक शहाबुद्दीन मुस्कुराता रहता, चुपचाप जेब से निकालकर मोबाइल फोन पुलिस के हाथ में दे देता। ये कई बार हुआ। 2014 लोकसभा चुनाव से इसके बाहर आने की संभावना बढ़ने लगी और शहाबुद्दीन फिर लोगों की जबान पर आया। राजीव रंजन हत्याकांड के वजह से 2004 में बिहार में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक दुकानदार चंदा बाबू के 3 बेटों गिरीश, सतीश और राजीव का बदमाशों ने अपहरण कर लिया और बाद में 2 भाइयों गिरीश और सतीश के ऊपर तेजाब डालकर उनकी हत्या कर दी गई। राजीव बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। 2015 में इस डबल मर्डर केस के चश्मदीद राजीव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बुजुर्ग चंदा बाबू इसी कोशिश में लगे रहे कि किसी तरह से मुकदमा दर्ज हो जाए। एसपी से मिलना चाहा तो उसने इनकार कर दिया, जबकि इतनी बड़ी घटना थी। थाने में गए तो थाना इंचार्ज ने समझाया कि आप कुछ भी कीजिए, लेकिन सीवान छोड़ दीजिए। चंदा बाबू पटना जाकर तत्कालीन राजद नेताओं से भी मिले, लेकिन सबने मदद से इनकार कर दिया। दिल्ली में केंद्र की सत्ता से भी मदद चाहिए, लेकिन किसी ने सहायता नहीं की। दरअसल सीवान में चंदा बाबू की 2 दुकानें थीं।
एक मकान के नीचे और दूसरी बस स्टैंड के पास। बात 16 अगस्त 2004 की है। चंदा बाबू पटना में थे। उसी दिन सिवान में कुछ लोग चंदा बाबू के बेटे के पास पहुंचे और 2 लाख रुपए देने की मांग करने लगे। हालांकि घर पर मौजूद बेटों ने कहा कि उनके पास पैसा नहीं है, जब पिताजी आएंगे तब बात करेंगे। रंगदारी की मांग करने आए गुंडे नहीं माने। बात इतनी बढ़ी कि नौबत मारपीट तक आ गई। मारपीट के बाद रंगदारी मांगने आए लोगों ने चंदा बाबू के 2 बेटे राजीव और गिरीश को घर से उठा लिया। इसके बाद उनके तीसरे बेटे सतीश को दूसरी दुकान से उठा लिया गया। रंगदारी की मांग करने आए ये लोग बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के गुर्गे थे। दावा किया जाता है कि शहाबुद्दीन की तरफ से चंदा बाबू के घर पर फोन किया गया, फिर से रंगदारी की मांग की गई। चंदा बाबू के बेटों को उठाने के बाद सभी को शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर लाया गया। चंदा बाबू ने कई टीवी इंटरव्यू में बताया है कि उनके घर में नीचे की दुकान के उद्घाटन में शहाबुद्दीन और बिहार सरकार में तत्कालीन मंत्री अवध बिहारी चौधरी आए थे। तभी से शहाबुद्दीन की निगाह उनके घर पर थी। इसी के लिए उसने हमारे 2 लड़कों का अपहरण करके मार दिया। हालांकि मामले का दूसरा पहलू भी है। कोर्ट में जमा हुए दस्तावेजों के मुताबिक चंदा बाबू ने बस स्टैंड के पास कुछ जमीन खरीदी थी, जिसमें दुकानें भी थीं। इस दुकान पर नागेंद्र तिवारी नाम के एक शख्स का कब्जा था, जो इसे खाली नहीं करना चाहता था। मामला सिविल कोर्ट में चला गया। इसके बाद नागेंद्र ने शहाबुद्दीन के करीबी 2 लोगों को रख लिया। इसके बाद जब चंदा बाबू ने दुकान खाली कराने की कोशिश की तो स्थिति बिगड़ गई और मामला पीड़ितों के साथ मारपीट के अलावा दुकान में तोड़फोड़, आगजनी तक पहुंची और बढ़ते बढ़ते तेजाब और तेजाब कांड तक पहुंच गई। चंदा बाबू दावा करते थे कि शहाबुद्दीन के लोग उनकी दुकान में घुसे, वहां रखे 2.5 लाख रुपए हड़प लिए। उनके बेटों सतीश और राजीव से मारपीट की। इस दौरान बड़ा बेटा राजीव वहां से भागा और बाथरूम से तेजाब की बोतल उठा लाया। उसने शहाबुद्दीन के लोगों पर यही तेजाब फेंक दिया और बाइक से बाहर भागे। कुछ दूर पर उनके बेटे की बाइक में शहाबुद्दीन के गुर्गों ने टक्कर मार दी और उनका अपहरण कर लिया। इसके अलावा कुछ लोग चंदा बाबू के घर में घुसे और उनके बेटे गिरीश को भी उठा लिया। इसके बाद उनके तीसरे बेटे सतीश को दूसरी दुकान से उठा लिया गया। सभी को प्रतापपुर लाया गया। उसी रात शहाबुद्दीन भी जेल से प्रतापपुर गया। यहाँ चंदा बाबू को 2 बेटों सतीश और गिरीश को तेजाब मंगाकर उससे नहलवाया गया। इसके बाद दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इन टुकड़ों पर नमक डलवा के बोरे में कसकर बंद करवा दिया गया। शहाबुद्दीन ने उनके बड़े लड़के के सामने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया। चंदा बाबू का दावा था कि शहाबुद्दीन उन्हें और उनके बड़े बेटे को भी उसी समय मारने की फिराक में था। हालांकि घटना की रात उनका बेटा रात में बाथरूम के बहाने बाहर आया और मकई के खेतों से भाग निकला। घटना के वक्त पटना में मौजूद चंदा बाबू ने एक अखबार के जरिए इसका पता चला। अपना नाम देखने के बाद उन्होंने घर पर फोन किया तो फोन नहीं उठा। पड़ोसियों ने भी फोन नहीं उठाया। उनके परिचित लोगों ने उन्हें सीवान जाने से रोका और कहा कि अगर आप वहां गए तो आपको भी मार दिया जाएगा। एक इंटरव्यू में चंदा बाबू बताया था कि उनको अपने बड़े बेटे के जिंदा होने की बात 5-6 महीने बाद पता चली। कड़े में काटा, बोरा में भर करके फेंकवा दिया। बोला कि उन लोगों का हड्डी फसली साफ हो गया होगा और दोनों को ले जाकर तेजाब से नहवा करके कैश बॉक्स में हमारा 2.5 लाख रुपया था वो भी निकाल दिए। हर ओर से बंद हो रहे दरवाजों के बीच उन्हें सहारा कांग्रेस के रविंद्र मिश्र से मिला। उन्होंने चंदा बाबू को कई दिनों तक पटना स्थित अपने घर में रखा। लेकिन ये तो था बस इस संघर्ष की दूसरी कड़ी। कल हम दिखाएंगे कि कैसे चंदा बाबू डीआईजी तक पहुंचे और कैसे महीनों की कोशिशों के बाद तय हो पाई सीवान वापसी, उस बेटे के साथ जिसने पिता की आंखों के सामने अपना भाई खोया था। और साथ ही खुलेंगे दाऊद से शहाबुद्दीन के कनेक्शन के राज। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू, बाय, जय हिंद।